राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सीसर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन सीसेट 2011 के अंदर मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके डिटेल्स में सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जो अपन कर रहे हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ, जो डीआई का पाई चार्ट का ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है नीचे दिए गए वृत्त या पाई चार्ट शहर ए शहर बी दो शहरों में रोगियों के मिले रोग वर्गों को अलग अलग दर्शाता है। वृत्त संचित्र में रोग वर्गों को रोगियों की कुल संख्या के प्रतिशत से, याद ध्यान रखना, किससे दर्शाया गया है? प्रतिशत के रूप से अंकित किया गया है। तो इन तथ्यों के आधार पर वृत्त संचित के पश्चात दिए गए प्रश्नों का क्या करें? उत्तर दें। दो अपने को पाई चार्ट दिया गया है। ये शहर ए का पाई चार्ट है, ये शहर बी का पाई चार्ट है, टाउन ए का और टाउन बी का। अब इसमें क्या है कि सर डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कौन कौन सी बीमारी से कितने प्रतिशत लोग ग्रसित है, इनके बारे में बताया गया। जैसे टाउन ए की बात करें तो 18% व्यक्ति डायबिटीज से है, 13% हाई बीपी, 22% हार्ट डिजीज, 14% ऑब्सेसिटी और 13% क्या है? अदर्स है। वैसे ही टाउन बी में भी इस तरीके से परसेंटेज में आपको कितने लोग कितने प्रतिशत किस बीमारी से ग्रसित है ये आपको बताया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, पढ़िए। दोनों शहरों में से किस शहर में डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अधिक है? किससे कह रहा है? डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या क्या है? अधिक है। आपको यह बताना है। जैसे शहर ए की बात करें तो शहर ए में डायबिटीज कितने परसेंट है? सर 18% है। और शहर बी की बात करें तो शहर बी में डायबिटीज वाले कितने परसेंट है? सर 24% है। तो हमें बताना है दोनों में से कौन से शहर में डायबिटीज वाले पेशेंट क्या है? ज्यादा है। तो आपको यहाँ डायग्राम देखकर, पाई चार्ट देखकर लग रहा होगा कि सर यहाँ 24% है, यहाँ 18% है, तो बी वाले शहर में डायबिटीज वाले पेशेंट की संख्या क्या है? ज्यादा है। लेकिन आप एक बात गौर करो, ये प्रतिशत वैल्यू दिया है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, संख्या नहीं दिया। जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि शहर ए में टोटल कितने व्यक्ति है। अगर मुझे पता होता कि शहर ए में टोटल इतने व्यक्ति है तो उसका 18% निकाल लेते। वैसे ही शहर बी का पता होता कि टोटल इतने व्यक्ति है, उसका 24% निकाल लेते। तब एग्जैक्ट डेटा मेरे पास आता कि सर शहर बी में कितने लोग डायबिटीज से है और शहर ए में कितने लोग डायबिटीज से ग्रसित है। तब हम बता पाते संख्या एग्जैक्ट। लेकिन ये प्रतिशत का वैल्यू है, इसीलिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि सर शहर ए में डायबिटीज वाले पेशेंट ज्यादा होंगे या शहर बी में। हाँ, परसेंटेज की बात करता तो हम सोच सकते थे कि हाँ सर शहर बी में ज्यादा हो सकता है, शहर ए में क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ संख्या की बात कर रहा है तो सर हम यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं निकाल सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सर शहर ए में ज्यादा है या शहर बी में ज्यादा है या दोनों शहर में सेम है। हम क्या कहेंगे? कोई भी अनुमान निकाला नहीं जा सकता, कोई भी अनुमान यहाँ पे लगाया नहीं जा सकता। हो सकता था कि शहर ए में 200 लोग होते और शहर बी में 100 लोग होते, तो 100 का 24% निकालते तो 24 आता और 200 का 24% निकालते तो 36 आता। तो जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि शहर ए में कितने लोग हैं और शहर बी में कितने लोग हैं, एग्जैक्ट डेटा हम बता ही नहीं सकते कि सर किस में डायबिटीज का पेशेंट क्या है? ज्यादा है। तो सही उत्तर अपना क्या होगा? कोई भी अनुमान निकाला नहीं जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन को में बढ़िए। सेम वही पाई चार्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे इन आलोकों के आधार पर उन व्यक्तियों के बारे में क्या कह सकते हैं जिन्हें एक से अधिक रोग है? जिन्हें एक से अधिक रोग है उन व्यक्तियों के बारे में क्या कह सकते हैं? अब आपको मैंने जब भी पाई चार्ट पढ़ाया है तो हमेशा कहा है कि पाई चार्ट प्रतिशत में टोटल 100% होता है और अगर डिग्री में वैल्यू दिया हो तो 360 होता है। तो अगर मैं ये कंप्लीट सर्कल निकालूं तो मैं चेक करूं कितने परसेंट है। तो चेक करिए सर, ये 13 और 13 है। देखिए 13% ये वाले, 18 डायबिटीज वाले, 13 हाई बीपी वाले, 22 क्या है? हार्ट डिजीज वाले और 34 क्या है? ऑब्सेसिटी वाले, ओबेसिटी वाले। तो इनको टोटल करिए सर। 8 4 12, 12 और 2 कितना? सर 14, 14 और 6 कितना? 20, 2 3 2 5 6 7 8 और 2 2 कितना? 10। तो आपने कहा कि सर यहाँ टोटल डेटा 100% बन रहा। अब इनको टोटल करिए सर। ये 20 है, ये 24 है, ये 19 है, ये 30 है और ये 28 है। इनको अगर हम टोटल कर रहे हैं तो 9 और 8 17, 17 और 4 कितना होगा? तो आपने कहा 21, कितना? 2 3 2 5 7 और 2 9 1 10 और एक कितना? 12।
दो कितना 12, तो आपने क्या कहा 121%। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे जो टोटल वैल्यू बन रहा है वो 100% बन रहा है और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना बन रहा है 121% बन रहा है, जबकि पाई चार्ट में कंप्लीट परसेंटेज को जोड़ने पर 100% ही बनना चाहिए। अगर 100% से ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लो 24% डायबिटीज़ वाले हैं तो हो सकता है इसमें हाई बीपी वाले भी हों। क्लियर है, मतलब दो जो पेशेंट है या दो लोगों की संख्या है वो इसमें मिक्स हो गई कि जैसे मान लो 19% बीपी वाले हैं तो हो सकता है सिर्फ बीपी वाले ना हो, इसमें डायबिटीज वाले हो, तभी ये 100 से ऊपर डेटा गया है। अगर पाई चार्ट के कंप्लीट वैल्यू का मान 100 से ऊपर जाता है इसका मतलब क्या है कि दो वाले एक है। जैसे मान लो कि हाई बीपी वाले 19% है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि डायबिटीज वाले भी हो, या डायबिटीज वाले 24% है तो इसमें ऐसा भी हो सकता है हाई बीपी वाले भी हो, या ऐसा हो सकता है हार्ट डिजीज वाले 30% हो तो हो सकता है इसमें हाई बीपी वाले हो। तो दो का क्या हुआ है, मिक्सचर हुआ है। मतलब इसका क्या है कि सर अगर 100% से ऊपर है तो एक से अधिक रोग क्या है, मिक्स हुए हैं इसमें। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जिन्हें एक से अधिक रोग है तो आप क्या कहोगे सर। टाउन बी वाला डेटा देखकर हमें पता चल रहा है कि सर एक से अधिक रोग वाले क्या होंगे, व्यक्ति होंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पहला क्या लिखा है, शहर ए में एक से अधिक रोग वाले व्यक्तियों की संख्या के होने की संभावना नहीं सर, ये कंप्लीट 100% है। तो ये 18% डायबिटीज वाले होंगे, 13% हाई बीपी वाले होंगे, 22% हार्ट डिजीज वाले होंगे, अलग अलग सब होंगे। आगे क्या कह रहा है दूसरा, शहर बी में एक से अधिक रोग वाले व्यक्ति की होने की संभावना है। जी सर, हो सकता है इस 24% में हाई बीपी वाला भी हो सकता है इस 19% हाई बीपी वाले में डायबिटीज वाला भी हो। क्यों, क्योंकि ये डेटा 100 से ऊपर गया, अगर 100 से ऊपर नहीं जाता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि सर शहर बी में एक से अधिक रोग वाले व्यक्तियों की होने की क्या है, संभावना है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए। चलिए सर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा। अब ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये आपको वेग दिया है, ये आपको टाइम दिया है, ये ट्रेन बी है और ये ट्रेन ए है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित वेग समय आलेख पर विचार कीजिए। यह आलेख दो ऐसी रेलगाड़ियों को दर्शाता है जो समांतर पटरियों पर एक ही समय पर चलना शुरू होता है, मतलब एक ही टाइम से ये दोनों चलना शुरू होता है, इस टाइम से दोनों चलना शुरू होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उपयुक्त आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब पहला कथन क्या कह रहा है कि सर रेलगाड़ी बी का प्रारंभिक त्वरण रेलगाड़ी ए के त्वरण की अपेक्षा अधिक है। सर सीधी सी बात देखिए, रेलगाड़ी बी का जो चाल है, जो वेलोसिटी है, जो वेग है वो ज्यादा है, और रेलगाड़ी ए का वेलोसिटी क्या है, चाल क्या है सर, कम है। तो सर जिसका वेलोसिटी वेग ज्यादा होता है उसका त्वरण भी क्या होता है सर, ज्यादा होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसका वेग ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है तो त्वरण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पहला हमसे क्या कहा कि रेलगाड़ी बी का प्रारंभिक त्वरण रेलगाड़ी ए की त्वरण से अधिक है। जी सर, रेलगाड़ी बी की वेलोसिटी ज्यादा है तो त्वरण भी क्या होगा, ए से ज्यादा होगा। तो पहली बात ही क्या है, सही है। हमसे पूछा क्या है, अच्छा हमसे ये पूछा है कि कथन कौन सा सही नहीं है, तो सर ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली बात सही है। अगला क्या कह रहा है, रेलगाड़ी बी सदा रेलगाड़ी के ए की अपेक्षा अधिक तेजी से दौड़ रहा है। जी सर, ये बात भी सही है। देखो ग्राफ देखकर पता चल रहा है ना कि बी की चाल क्या है, ज्यादा है, ए की चाल क्या है, कम है। तो सर ये वाली बात भी सही है, जो सही है वो ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, समय t0 पर दोनों रेलगाड़ी का वेग समान है। सर t0 मतलब यहाँ, ये टाइम यहाँ है, यहाँ पे दोनों का वेग समान है। जी सर, इस वाले पॉइंट पे बी का भी चाल वही है और ए का भी चाल वही है, ये वाली बात भी सही है। और जो सही है वो लेना नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये वाली बात क्या होगा, आंसर हो जाएगी। जब 4 में से 3 गलत है तो सर ये सही, ये वाला सही हो, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, t0 समय इकाई में दोनों रेलगाड़ी एक समान दूरी तय करती है। तो नहीं सर, आप सब जानते हैं सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब मैं आपसे कहूंगा कि आपकी चाल अधिक है तो सीधी सी बात है, और सेम समय है, मान लो मैंने कहा 10 मिनट है तुम्हारे पास या 1 घंटे है, मैंने कहा 1 घंटे में मेरी चाल है 25 की और 1 घंटे में आपकी चाल है 20 की, तो मैं कहूंगा कि कौन दूरी ज्यादा तय करेगा, तो जिसकी चाल ज्यादा होंगी। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि सर बी की चाल ज्यादा है और टाइम क्या है सर, t0 है। दोनों के लिए टाइम क्या है, फिक्स है, लिखा है ना यहाँ पे t0 समय में, मतलब जो टाइम बी को मिलेगा वही टाइम ए को मिलेगा। चूंकि बी की स्पीड ज्यादा है तो बी ज्यादा दूरी तय करेगा किससे, ए से। तो सर ये वाली बात क्या है, गलत है कि सर t0 इकाई में दोनों रेलगाड़ी एक समान दूरी तय करेगी। नहीं सर, कभी भी समान दूरी नहीं तय करेगी, अलग अलग दूरी तय करेंगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगा तो दूरी ज्यादा तय करेंगी।
दूसरे की स्पीड कम है ए वाले की, तो दूरी कम तय होगा, क्योंकि टाइम तो क्या अपना फिक्स है। तो सर ये वाला बात गलत कहा और यही अपना क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ को समझिएगा। ये दूरी दिया है किलोमीटर में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ये समय दिया है मिनट में, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब ये ए का ग्राफ बनाया गया, ठीक है, ये बी का ग्राफ बनाया गया और ये सी का ग्राफ बनाया गया। अब सबसे पहले ग्राफ से आप मुझे बताओ, मैं पूछूं ए बी सी में स्पीड किसकी ज्यादा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर सी वाले की स्पीड ज्यादा है। कैसे सर सी वाले की स्पीड ज्यादा है, तो जो कम समय में ज्यादा दूरी तय करेगा उसी की स्पीड तो ज्यादा होगी। तो जरा देख के देखो कि अगर मैं यहां पे बात करूं, कि यहां पे बात करूं 5 किलोमीटर की बात करूं, ये 5 किलोमीटर की दूरी है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में सी को कितना समय लग रहा है, तो आप देख रहे हो 0 से 5, ये लगभग 1 मिनट का समय लग रहा है। वही 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी को कितना समय लग रहा है, तो आप कहोगे सर लगभग इसके बीच में ले लो 3 मिनट का समय लग रहा है। और वही 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, देखो इस 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को कितना समय लग रहा है, 10 मिनट का समय लग रहा है। तो आपको दिख रहा है ना कि सर सी वही 5 किलोमीटर दूरी 1 मिनट में तय कर रहा है, बी 5 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय कर रहा है और ए 5 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सर सी की स्पीड क्या है, ज्यादा है। सी की स्पीड क्या है, ज्यादा है। सर सी के बाद किसकी स्पीड दिख रही है ज्यादा, तो बी की, और बी के बाद किसकी दिख रही है, ए की। ये देख के पता चल रहा है। अब डिस्टेंस के अनुसार हम देखते चलेंगे, जैसे 10 किलोमीटर में देखे तभी भी सी ज्यादा है, उससे कम क्या है बी, और सबसे कम क्या है ए। 15 किलोमीटर दूरी में देखे तो देखो ये सी को समय लग रहा है, ये बी को समय लग रहा है, ये ए को समय लग रहा है, तो सी की स्पीड अभी भी ज्यादा है। 20 किलोमीटर में भी सी की स्पीड ज्यादा है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है। 25 किलोमीटर देखे तो देखो भैया 25 किलोमीटर में भी क्या है, ये सी की स्पीड अब सी 25 किलोमीटर देखो तो ये बी की है और ये क्या है, ए की है। ठीक है, 30 किलोमीटर देखो तो 30 किलोमीटर ये ए की है, ये बी की है। इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से देखते चलेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा, तो पहला पढ़ो। दौड़ में धावक ए की जीत हुई, तो जी सर ए की जीत हो गई। कैसे, तो देखिए सर यहां पे पहुंचना था, जीत के लिए कहां पहुंचना था, ए। अब ए की बात करो तो ए पहुंच गया, कितने समय में पहुंच गया, इस पॉइंट पे ए पहुंच गया। और ए कितने समय पे पहुंच गया, तो लगभग आप मान लोगे कि सर 25-26 मिनट मान लेता हूं, 26 मिनट पे पहुंच गया। बी की बात करें तो सर बी यहां पहुंचा, लेकिन बी लगभग कितने पे, 35 मान लो या 34 मान लो, 34 मिनट पे पहुंचा। तो सर ए की जीत हुई ना, ए कम समय में पहुंच गया। और सी की बात करें तो सी तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, सी तो दूरी से क्या है, जो डेस्टिनेशन है उससे तो इधर है। तो सर सीधी सी बात है, जीत किसकी हुई, ए की, क्योंकि ए 26 मिनट में यहां तक की दूरी तय कर चुका है 30 किलोमीटर की। और क्वेश्चन में कह रखा है कि 30 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। कितने किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं, 30। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को कितना समय लगा, लगभग 26 मिनट। बी को कितना समय लगा, सर 34 मिनट। और सी अभी भी 30 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाया है, सी तो अभी भी 20 किलोमीटर के डेटा पे है। तो सर कौन सबसे पहले पहुंचा, सर ए पहुंचा, क्योंकि ए को कम समय लगा। तो पहली बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगली बात कर रहे हैं, प्रथम 25 किलोमीटर तक धावक भी धावक एक से आगे है। देखो ये बात भी सही है, 25 किलोमीटर में देखो सर ये 25 किलोमीटर है, बोलो हाँ या ना, इसका डेटा ले जाओ सर ये। अब यहां क्या कह रहा है, बी ए से आगे है, जी सर बी ए से आगे है। सर अब यहां पे बी को देखो और सर यहां पे ए को देखो, बहुत माइनर सा मिस्टेक है, बहुत माइनर सा आपको कैलकुलेशन देखना होगा, बहुत माइनर सा आपको कैलकुलेशन देखना होगा। मैं ये डेटा हटा रहा हूं, ये वाली बात तो सही है। अब दूसरी देखो कि सर 25 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, ये देखिए 25 किलोमीटर, यहां पे बी और ए है। अब यहां बहुत माइनर सा है, ये तो सर ए का है और ये सर क्या है, बी का है, बहुत माइनर सा। जैसे अगर ये 26 मिनट लगा तो इसको कितना लगा, 25 मिनट। तो आप क्या देख रहे हो कि सर 25 किलोमीटर की दूरी की बात करें तो बी को कम समय लग रहा है, ए को ज्यादा समय लग रहा है, तो बी की स्पीड ए से ज्यादा रही होंगी। सर ये वाली बात क्या है, सही है। तो ये चीज आपको देखना था, ग्राफ से देखकर बताना था। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, धावक सी शुरू से ही बहुत धीरे चल रहा है। नहीं सर,
धावक सी तो देखिए यहाँ पे भी इसकी स्पीड अच्छी थी, 10 किलोमीटर तक भी स्पीड अच्छी थी, 15 पे भी अच्छी थी, ठीक है, 20 तक भी लगभग लगभग सही थी, उसके बाद तो चेंज हुआ है। तो नहीं सर, ये शुरू से धीमा नहीं चल रहा है, शुरू से तो फास्ट चल रहा था, बाद में जाके धीमा हुआ है, तो तीसरा पॉइंट गलत है। तो सही कौन कौन है, पहला और दूसरा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से आपको टाइम और डिस्टेंस वाला ग्राफ देखकर क्वेश्चन का उत्तर देना था। आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। चलिए सर अगले को देखिए, पांचवे को। अब ये देखिए बहुत बेहतरीन सा एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निर्माण कार्य की संविदा में एक निर्धारित तिथि से परे कार्य समापन में देरी के लिए दंड का निर्देश दिया गया, ऐसा समझ लो, जो इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए और तीसरे दिन 300 रुपए, ठीक है, इत्यादि इसी तरीके से चलेगा। प्रत्येक परिवर्तित दिन के लिए दंड पिछले दिन से 50 रुपया क्या है, अधिक है। जैसे मान लो पहले दिन आपको 200 का दंड लगा, तो अगले दिन 50 रुपया अधिक 250 का लगेगा, उसके अगले दिन अधिक 300 का लगेगा, आप लेट करते जा रहे हो, फिर 350 का लगेगा। इसी तरीके से डेटा क्या है, बढ़ता चला जाएगा, दिन बाय दिन इसी तरीके से डेटा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यदि कार्य समाप्त होने में कितने दिन अधिक समय लग गया, 10 दिन, मतलब ये 10 दिन तक कार्य डिले हो गया। कितने दिन तक कार्य डिले हो गया, 10 दिन तक कार्य डिले हो गया, 10 दिन तक कार्य क्या हो गया, डिले हो गया। तो ठेकेदार को कितना दंड देना पड़ेगा ये बताना है। तो सर सीधी सी बात है, एक दिन काम डिले हुआ 200 लगा, दूसरे दिन काम डिले हुआ सर 250 लगा, तीसरे दिन 300 लगा, 350 लगा, ऐसे टोटल 10 दिन तक 50 रुपया बढ़ते हुए चला जाएगा। तो एक तो तरीका क्या है, डेटा लिख लो, 350 का 400, फिर 450, फिर 500, फिर 550, ऐसे 10 दिन का डेटा लिख लो, सबको जोड़ लो, उतने का दंड लगा। दूसरा सर ये देख रहे हो कि एपी सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है, एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में योग निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। अब n क्या है, तो सर 10 दिन की बात हो रही है, तो n का मान 10/2। सर a क्या है, पहला पद कितना है सर 200, प्लस n क्या है सर 10 माइनस 1, और d कितने का अंतर, तो सर 50-50 का अंतर चल रहा है, तो गुना कितना 50। इनको सॉल्व कर देते हैं। सर 10 में 2 का भाग कितना होगा 5, इनको गुना करेंगे सर ब्रैकेट में कितना 400, प्लस इसको घटाओगे 9 और 9 में 50 का गुना करोगे 450, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा 5 गुना 850, और 5 गुना 850 कितना होगा 4250। मतलब 10 दिन तक काम डिले होगा तो 4250 रुपये का क्या लगेगा, दंड लगेगा। क्लियर है, 4250 रुपये का क्या लगेगा, दंड लगेगा। ये काम आपको करना था। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक से सोचना है और अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। अब क्या कह रहा है कि ये एक डायग्राम दिया गया है, पहले पूरा पढ़ लीजिए। ऊपर दिखाए अनुसार एक वर्ग को 4 आयतों में विभक्त किया गया। 4 आयत, ये पूरा एक वर्ग है मतलब चारों तरफ से बराबर होगा, इसको 4 आयत में विभक्त किया, 1 2 3 4। अब इन 4 आयत में से 2 का क्षेत्रफल दे दिया, इस वाले आयत का क्षेत्रफल 15 दे दिया, इस वाले आयत का क्षेत्रफल 48 दे दिया। अब इस हिसाब से एडजस्ट करके आपको बताना है कि वर्ग का भुजा क्या होगा, कहने का मतलब चारों तरफ बराबर मान क्या क्या हो सकता है, ये बताना है। फिर कह रहा आकृति में 2 आयत के क्षेत्रफल अंकित है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, ये बताएं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोचना कैसे है तो देखिए। सर एक वाले आयत का जो एरिया है वो 15 है, और हम सब जानते हैं कि सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका मतलब है कि हमें सोचना होगा कि लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकता है। तो एक ऐसा हो सकता है कि 15 गुना 1 ले ले तो भी 15 आएगा, और एक हो सकता है 5 गुना 3 ले ले तो भी 15 आएगा। इसके अलावा कोई पेयर बना सकते हैं, नहीं। दूसरा, अगर मैं एरिया की बात करूं तो दूसरे आयत का एरिया 48 है। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकता है ये सोचना पड़ेगा। सर ऐसा हो सकता है ये 48 ले ले, ये 1 ले ले। सर ऐसा हो सकता है ये 24 ले ले, ये 2 ले ले। सर ऐसा हो सकता है ये 16 ले ले, ये 3 ले ले। बोलो हाँ या ना। ऐसा हो सकता है ये 8 ले ले, ये 6 ले ले। और कोई संभावना बनेगी क्या, नहीं। तो सर ये 4 संभावना यहाँ बन सकती है कि 48 गुना 1 48, 24 गुना 48, 16 3 48। एक ऐसा भी हो सकता है 12 गुना 4 भी हो सकता है, 12 चौका 48। ये 12 ले ले, ये 4 ले ले, ये 8 ले ले, और ये क्या ले ले 6 ले ले। ये 5 संभावना बनेंगी कि सर ये लंबाई चौड़ाई हो सकता है, तो आयत का क्षेत्रफल 48 हो सकता है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा के खुद भी सोचो कि सर मैं लंबाई 15 लेता हूं और चौड़ाई 1 लेता हूं, तो आप देखो कि सर ये मेरा 15 है और ये मेरा 1 है, तो 15 तो बहुत बड़ा हो जाएगा और 1 बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली यहां पे संभव है, नहीं है।
सर तो ये वाला डेटा गलत लग रहा है। अब सर मेरे पास एक ऑप्शन बचा 5 और 3, तो मैं ऐसा सोच लेता हूं कि सर इसको 5 रख ले और इसको क्या रख ले, 3 रख ले। बोलो हाँ या ना। ये 3 तो ये भी 3, ये 5 तो सब ये भी 5। बोलो हाँ या ना। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसको देखो, यहां पे भी सोच के देखो, 48 1। सर लंबाई में 48 ले लूं और चौड़ाई 1 ले लूं तो प्रैक्टिकली ये दिख रहा है कि ऐसा होगा? नहीं सर, ये वाली बात भी गलत। 24 2 भी गलत, 16 3 भी गलत, 12 4 भी गलत। क्योंकि सोच के देखो ना कि सर 12 इतना बड़ा सा होगा तो 4 उसका 1/3 भाग होगा, तो सर ये प्रैक्टिकली यहाँ पे संभव लग रहा है? नहीं। तो सर 8 और 6 देखते हैं। तो मैंने कहा सर 8 और 6 लेकर देख लीजिए, ये 8 ले लीजिए और ये 6 ले लीजिए। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। तो आपने कहा सर ये 8 या 6, या ये 8 ये 6, कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाइए बस बना लीजिए। ये 8 और ये 6 ले लिया। सर अगर ये 6 लूंगा तो सर इसको भी 6 रखना पड़ेगा, और ये 3 है तो सर ये भी 3 होगा। तो अब मैं जोड़कर देखता हूं कि सर यहां से यहां तक कितना बनेगा, तो 6 और 5 11 बनेगा। सर यहां से यहां तक कितना बनेगा, तो 8 और 3 11 बनेगा। तो सर इसका मतलब क्या है, मैंने कॉम्बिनेशन सही बैठाया। ये 8 ये 8, तो सर ये भी यहां से यहां तक टोटल कितना बनेगा, 11। और सर ये 5 और ये 6, तो ये भी यहां से यहां तक टोटल कितना बनेगा, 11। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा कि सर अगर वर्ग बनाना है तो चारों भुजा बराबर होंगी, तो चारों भुजा क्या क्या संभव हो सकती है, तो 11 हो सकती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके दिमाग में चलता है सर ये 8 लेते ये 6 लेते, तो जरा सोच के देखो, ये 8 लेते ये 6 लेते तो ये 6 और 3 9 होता, और ये 8 और 5 13 होता। तो ये 13 और ये 9 संभव है क्या कि वर्ग का एक भुजा 13 और एक 9? नहीं, सभी बराबर होने चाहिए। तो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बैठाना था। और इन ऑप्शंस को क्यों काटा, क्योंकि सर प्रैक्टिकली सोच के देखिए 48 कितना बड़ा होगा और एक उसके सामने कितना छोटा होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये डायग्राम एडजस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, अगले वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के, उसके पास कुल सिक्के कितने हैं, तो 50 है। कुल सिक्के कितने हैं सर, 50 है। और कुल धन कितना है, तो सर कुल धन 75 रुपया है। ये वाली बात कह रहा है। ठीक है, तो उसके पास 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये बतानी है। तो सर सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन में सिक्कों की संख्या ही होगा। तो इतना तो समझ गए, जो भी होगा मिलाकर 50 होगा। तो सर पहले वाले को देख रहे, ये भी 50 है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। तो इससे तो काम नहीं बन रहा। तो इससे तो काम बन सकता है कि टोटल धन 75 होना चाहिए। तो चलिए सर अब एक एक करके हम देखते हैं कि सर अगर 1 रुपए के 15 सिक्के लिए तो 15 रुपए, और 2 रुपए के 35 सिक्के लिए तो 35 दूना 70 रुपए। तो ये कितना बना, 85, जबकि हमें कितना चाहिए, 75। यहां पे गौर करो सर, 1 रुपए के 35 सिक्के लिए तो 35 रुपया, और प्लस 2 रुपए के 15 सिक्के तो 15 दूना 30, ये कितना बना, 65। सर ये भी नहीं है। यहां 1 रुपए के 30 सिक्के लिए तो 30 रुपए, और 1 रुपए के 2 रुपए के 20 सिक्के लिए तो ये 40 रुपए, तो टोटल 70 रुपए। ये भी संभव नहीं है। तो इकलौता ऑप्शन यही बचता है। और कैलकुलेट भी कर लो, 1 रुपए के 1 सिक्के तो टोटल 25, और 2 रुपए के 1 रुपए के 25 सिक्के तो टोटल 25, 2 रुपए के 25 सिक्के तो 25 दूना 50, और इनको जोड़कर 75 बन रहा। और हमें टोटल धन 75 ही लाना था। तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेते, ज्यादा आसान था। इससे आसान और तरीका कुछ और नहीं हो सकता। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही है कि 1 रुपए के 25 सिक्के हों और 2 रुपए के 25 सिक्के हों, दोनों के 25 सिक्के हो तो टोटल धन 75 मिल जाएगा। अगले को देखो, अब क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति एक साथ टहलना प्रारंभ करते हैं और उनके कदमों के माप कितने कितने हैं। एक कदम में ये 40 सेंटीमीटर, एक कदम में ये 42 सेंटीमीटर, एक कदम में ये 45 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों से पूरा कर पाए। तो सर सीधी सी बात है, न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है तो एलसीएम निकाल लो। अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो तरीका क्या बताया है, अभाज्य खंड कर लो, इनको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लो। तो 40 को क्या लिख सकते हो, 8 पंचे 40। तो सर 5 अभाज्य संख्या है लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो उसको 2 का घात 3 लिख दो। सर 42 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर 7 छक 42, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 7 गुना 3 गुना 2, ये सारे अभाज्य संख्या। 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पंचे 45, अब 9 अभाज्य संख्या नहीं है तो 9 का 3 का स्क्वायर लिख दो। अब सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सभी मान को एक एक बार लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। और पावर हमेशा क्या लगाते हैं, मैक्सिमम। तो सर मैक्सिमम पावर देखिए 2 का कितना है, 3, तो यहां भी 3 आएगा। 3 का मैक्सिमम पावर 2 है तो यहां 2 आएगा।
5 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 आएगा, और 7 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 आएगा। आप गुना कर लीजिए। सर ये 8, इसका वर्ग 9, यह 5 और यह कितना 7। तो सर ये 8 पंचे 40 और ये 9 सत्ते कितना 63। गुना करेंगे तो सर 0 आएगा, 4 तिया 12, 6 चौका 24 और 1 25 सेंटीमीटर। मतलब कम से कम कितना कितना लिख रहा, प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले तो कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी होगी, तो 2520 सेंटीमीटर। अच्छा 2520 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो सर, 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो ये अपना सही उत्तर होगा 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एलसीएम का क्वेश्चन था। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, एक समान गति से चलने पर एक बस 4 घंटे में 160 की दूरी तय करती है। तो सर बस की स्पीड क्या होगी, बस की चाल क्या होगी, सर बस की स्पीड क्या होगी। तो आप कहोगे दूरी 160 का है, समय 4 का है, तो चाल क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। और सर ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन कितने घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, तो 5 घंटे में 320। तो आपने कहा चाल क्या होगा 320 और बटा 5, 5 से काट दूंगा कितना 64 किलोमीटर पर आवर। आप सबको पता है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इस हिसाब से मैंने ट्रेन का और बस का चाल निकाल लिया। हमसे क्या पूछ रहा है, इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो सर 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। मतलब इनका रेशियो ले लो 40 का और 64 का। तो लीजिए सर 5 से 8 से 5 बार और 8 से 8 बार। तो सर इनके बीच जो रेशियो चलेगा स्पीड का वो 5 और 8 चलेगा। ऑप्शन नंबर बी, 8 और 5 मत लगा देना, 5 और 8 का क्या होगा रेशियो होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, एक क्लास में टोटल 100 विद्यार्थी है, 60% क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल खेलते हैं और 10% दोनों खेलते हैं। तो वेन डायग्राम बना लो सर। ठीक है, ये क्रिकेट वाला है, क्रिकेट वाले कितने हैं सर 60% है। ये फुटबॉल वाला है, फुटबॉल वाले कितने हैं सर 30% है। और दोनों मिलाकर कितने हैं, क्रिकेट और फुटबॉल वाले 10% है। तो मैं पूछूं केवल क्रिकेट वाले कितने होंगे, तो ये वाला भाग इतना, बोलो हाँ या ना। तो आप क्या कहोगे 60 में से 10 घटाकर 50। मैं पूछूं केवल फुटबॉल वाले कितने होंगे, तो सर ये वाला भाग। तो आप क्या कहोगे 30 में से 10 घटाकर 20। तो मैं पूछूं कुछ ना कुछ खेलने वाले कितने विद्यार्थी होंगे, तो इनका टोटल करोगे तो सर 80%। 80% विद्यार्थी जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, या तो फुटबॉल या तो क्रिकेट या तो दोनों। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी जो कुछ नहीं खेलते, तो 100 में से घटा दो सर 20% विद्यार्थी या 20 विद्यार्थी, क्योंकि टोटल व्यक्ति 100 है ना। तो 100 का 80%, 80 विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो 20 विद्यार्थी क्या होंगे कि कुछ भी नहीं खेलेंगे, ना क्रिकेट ना फुटबॉल। तो जब दोनों ही नहीं खेलेंगे तो अलग अलग भी नहीं खेलेंगे, तो दोनों एक साथ भी नहीं खेलेंगे। तो 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। ठीक है, अगले को देखो 11 नंबर। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता होती है। मतलब एक दिन में एक व्यक्ति को 150 लीटर जल की आवश्यकता होती है। और टोटल कितने व्यक्ति है, 4000 व्यक्ति है। तो टोटल जल की कितनी आवश्यकता होगी, जल की टोटल कितनी आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे सर 4000 गुना 150। तो आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो 15 चौका 60, 3 और 2 4 0, इतने लीटर जल की टोटल आवश्यकता होगी। कितने व्यक्तियों के लिए, 4000 व्यक्तियों के लिए इतने लीटर जल डेली चाहिए। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, गांव के पास एक पानी का टंकी बना है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये है। तो सर इसमें पानी कितना आएगा, या फिर आयतन बात कर लूं, आयतन ही तो है सर, टंकी का आयतन कितना होगा। तो आप कहोगे 20 गुना 15 गुना 6। चलिए सर इनको गुना करते हैं, 15 छक 90 और 9 दूनी 1800 मीटर क्यूब। क्लियर है ये बात सर, 15 छक 90, 90 गुना 20 1800। मतलब आप देख रहे हो कि सर टंकी में टोटल कितना पानी आ सकता है एक बार में, तो 1800 मीटर क्यूब आ सकता है। ये बात कह रहा है। हमें बताना है कि पानी की टंकी का जल कितने दिन चलेगा। मतलब ये जो 1800 मीटर क्यूब पानी है ना टंकी में, वह कितने दिन चलेगा इन 4000 लोगों के लिए, ये आपको दिन बताना है। तो सर सीधी सी बात है, पहले दोनों का इकाई एक कर लो। सर ये मीटर क्यूब में है तो इसको भी मीटर क्यूब में बदल लेते हैं, या दोनों को लीटर में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। आप सबको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में अगर जल के लिए बात करें तो 1000 लीटर होता है।
ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो सर 1000 लीटर होता है। तो अब आपकी इच्छा, आप इसको बदल लो किस में, लीटर में, या आप इसको बदल लो मीटर क्यूब में। तो जैसे आप करना चाहो, मैं इसी को बदल लेता हूं। तो आपने कहा 1800 मीटर क्यूब है, अगर मैं 1000 का गुना कर दूंगा तो इतना लीटर जल आएगा, इतना लीटर जल पानी के टंकी में आएगा। और पर डे कितना चाहिए जल, इतना चाहिए, तो कितने दिन चलेगा, इसमें इसका भाग लगा दीजिए। तो सर दिनों की संख्या क्या होंगी, तो हमारे पास पानी है 1800 गुना 1000 लीटर, और पर डे का खपत कितना है सर, 6 लाख लीटर। बोलो हाँ या ना। सर ये 5 जीरो, 3 और 2 5 जीरो गया, और 6 से कितनी बार, 3 बार। तो आपने कहा कि जल कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। ये जो नल में, ये जो टंकी में पानी है ना जितना, वह टोटल उस गांव में कितने दिन के लिए पर्याप्त है, 3 दिन के लिए पर्याप्त है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन। क्लियर है भाई। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या कह रहा है, प्रथम 3 परीक्षाओं में किसी छात्र का औसत अंक 6 है, n है ये। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले दिनों के औसत से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, तो प्रथम 4 दिनों का औसत क्या होगा। देखो सर, शुरुआत में 3 परीक्षा का औसत कितना है, n है, तो पर डे का नंबर कितना रहा होगा, n। मैंने कहा 3 संख्याओं का औसत x है, तो प्रत्येक दिन का क्या मान होगा, x। हाँ या ना। औसत का मतलब ये होता है कि सब में बराबर बांटना। तो सर 3 परीक्षाओं का औसत नंबर n है, तो प्रत्येक का कितना होगा, n। अब कह रहा है चौथे दिन 20 अंक अधिक मिला पहले वाले से, तो सर पहले n था तो अब n प्लस 20 मिला। तो हमसे कह रहा है इन चारों का औसत बताइए, तो बता दीजिए औसत। औसत क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लीजिए सर, इनका योग करिए, 1 2 3 4 n प्लस 20, और संख्या कितनी हो गई, 4 का भाग लगाइए। 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से ये 5 बार, तो एवरेज अब क्या होगा, n प्लस 5। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति पुरुष है, 70% क्या है, मेल है। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल 100 है, 100 में से मेल कितने हैं, 70%, मतलब 70, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, ऑटोमेटिक 30, कि 70% अगर पुरुष है तो 30 क्या हो जाएंगी, फीमेल। ठीक है। कह रहा 30% अविवाहित है, 30% क्या अविवाहित है, तो 100 में से विवाहित है, सॉरी अविवाहित नहीं, विवाहित है। तो मैरिड बात करें मेल और फीमेल की, तो वह कितने हैं, 30 है। 30 मेल और फीमेल क्या है, विवाह करे हुए हैं 100 में से। फिर कह रहा है पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, तो पुरुष की बात करें, पुरुष में कितने लोग मैरिड है, तो सर टोटल का 2/7, तो 2/7 अगर मैं निकालूंगा तो सर कितना आएगा, 20, कि 70 में से 20 लोग मैरिड है। तो मैं पूछूंगा अनमैरिड कितने होंगे, तो आप ऑटोमेटिक कहोगे सर 50 होंगे। बोलो हाँ या ना, कि 70 में से 20 मैरिड है तो अनमैरिड कितने होंगे, 50 होंगे। हमसे क्या कह रहा, महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, तो पुरुषों से कोई मतलब ही नहीं है, महिला पे फोकस करें। सर अगर 20 पुरुष क्या है, विवाहित है, और मेल और फीमेल मिलाकर सर 30 विवाहित हैं, तो इस 30 में से अगर 20 पुरुष, विवाहित पुरुष को घटा दें तो सर 10 क्या होंगी, महिला विवाहित होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि सर 10 महिला क्या है, विवाहित है। तो अविवाहित महिला, जैसे अविवाहित पुरुष की बात करें तो 50 हो गया, अविवाहित महिला की बात करें तो कितने हो गए, 20, क्योंकि 30 में से 10 विवाहित है तो 20 अविवाहित है। तो अविवाहित के बारे में पूछा तो आपने कहा 20 अविवाहित है, टोटल कितने में से, 30 में से, तो कितना भाग सर, 2/3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। तो ये 13 क्वेश्चन आपके सीसेट 2011 के अंदर मैथ के पूछे गए थे, इनका डिटेल सॉल्यूशन था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।